हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, उसके बाद लास्ट जो बचेगा उसको बोलते हैं रिस्पायरेशन। ठीक है, तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम से। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ये डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई आदमी है, ठीक है, जैसे हम ही लोग हैं, खाना खाते हैं तो हम लोग बहुत तरह के फूड खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल है, विटामिन है, ये सभी चीज़ें। तो सभी चीज़ के लिए अलग अलग ट्रैक तो बिल्कुल हम लोग के अंदर बना हुआ नहीं है। तो इसी चीज़ को देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर पे है जो सवाल बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है। तो ध्यान से देखो, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनस ये फाइनली यहाँ पे जाकर एंड करता है। यहाँ से यहाँ का जो पार्ट्स होता है ये किसके अंदर आता है, तो इसी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आता है। अब देखो यहाँ पे इस पार्ट्स को भी देख लेते हैं ध्यान से। इसको हम लोग बोलते क्या है, ओसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमक। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन जो बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ है। उसके बाद ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हम लोग बोलते हैं पेनक्रियाज और इसको हम लोग बोलते हैं लीवर। अब सभी का फंक्शंस को हम लोग देखते हैं एक साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जनरल सवाल कहाँ कहाँ से बड़ा होगा, इसको देखो। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये स्टार्ट होता है माउथ से, क्योंकि कोई भी फूड आता है सबसे पहले माउथ में। तो माउथ में आता है तो यहाँ पे देखेगा चबाने के काम होता है, काटने के काम होता है। ठीक है, तो ये सभी काम होता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सिक्रीशंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ध्यान से देखो, उसको हम लोग बोलते हैं सलाइवा। ठीक है, ये सलाइवा इसका मतलब होता है लार। ठीक है, ये लार जो होता है ये फूड को क्या करता है, पूरा तरह से मिक्स करने में मदद करता है। अब देखो इस लार के अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसको देखो, लार के साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी यहाँ पे आता है। ठीक, तो इस के अंदर जो होता है सलाइवा के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है सलिवरी अमाइलेज। ठीक है, ये एक इंजाइम है और इंजाइम के फंक्शंस क्या होता है, किसी भी बड़ा चीज़ को क्या करता है, किसी भी बड़ा चीज़ को छोटा चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब यहाँ पे ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये बड़ा है, तो इसको क्या करेगा, ये सलिवरी अमाइलेज इसको तोड़ करके किस में कन्वर्ट कर देगा, छोटा ग्लूकोज में करेगा। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा हुआ 30%, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में कितना परसेंट होगा, मात्र यहाँ पे 30% होगा। ठीक है, बाकी का जो रिमेनिंग 70% होता है वो कहाँ आएगा, तो ये नीचे वाला एरिया में। ठीक है, जो स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सभी पार्ट्स है। ठीक है, तो ध्यान रखेगा, अगर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा माउथ में तो कितना परसेंट होगा, 30%। ठीक है, और 70% नीचे। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है वहाँ पे, इसको बोलते हैं ओसोफेगस। अब ये ओसोफेगस से अगर आगे खुलता है किसको, यहाँ पे स्टोमक को खोलता है। ठीक है, तो स्टोमक जो होता है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान से देखो, इस लाइन का जो इनर का लाइनिंग होता है ये काम क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन के काम करता है। तो उस प्रोटेक्शन में कौन रोल प्ले करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मुकस। ठीक है, और इसको बोलते हैं HCl। ध्यान से देखो, अगर HCl स्टोमक में यहाँ पे HCl बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो HCl का काम क्या होता है, HCl एक एसिड है और एसिड जो भी रहता है ये जलने वाला काम करता है। ठीक है, जैसे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के बात करते हैं H2SO4 या फिर HNO3, तो वो दोनों क्या करेगा, यहाँ पे रखेंगे तो ये इसको जला देगा, स्किन को जला देगा। तो उस तरह से यहाँ पे अगर सफिशियंट अमाउंट में स्टोमक में वाटर नहीं मिलेगा तो एसिड क्या करेगा, अपना प्रभाव से इधर का जो लाइनिंग होता है उसको जला सकता है। ठीक है, तो उसको जलने से बचाने के काम कौन करता है, तो मुकस जो होता है उसको बचाने के काम करता है जलने से। उसके बाद यहाँ पे सीक्रेट होगा पेप्सिन का भी। ठीक, देखो बूढ़ा लोग में अधिकतर सुना होगा एक बीमारी होता है कॉमन, जिसको बोलते हैं एसिडिटी। ठीक है, तो एसिडिटी बीमारी जो होता है ये किसके वजह से होता है, तो इसी HCl का सिक्रेशन स्टोमक में ज़्यादा होता है, इसी की वजह से होता है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग चलते हैं स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया है ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है
कि सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है एलिमेंट्री कैनाल को। तो ध्यान से देखो, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये लॉन्गेस्ट क्यों होता है इसको समझो। यहीं पे डाइजेशन जो होता है ये कंप्लीट हो जाता है और एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट यहीं पे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ठीक है। तो ध्यान से देखो, डाइजेशन जो होगा एक तो कार्बोहाइड्रेट का माउथ से ही स्टार्ट था, यहाँ पे देखो प्रोटीन है और फैट्स है, ये दोनों का भी डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पे हो जा रहा है, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जा रहा है। तो प्रोटीन जो होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसके मदद से, तो ये ट्रिप्सिन इंजाइम, ठीक है, कहाँ से सीक्रेट होता है, तो ये जो होता है पेनक्रियाज ये सीक्रेट करता है ट्रिप्सिन इंजाइम को, और इसके मदद से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइनो एसिड में। फैट जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये दोनों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एक ही में कन्वर्ट होता है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे दो चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। किसके वजह से, तो लैपेस इंजाइम के वजह से। अब इसके बाद आता है कि एक ये जो लीवर जो होता है ये भी सीक्रेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बाइल जूस, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहता है वो एक और चीज़ को रिलीज करता है जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, उसका दूसरा नाम होता है सक्कस इंटेरिकस। अब ये ग्लैंड से रिलीज होता है, तो इसको देखो, इंटेस्टाइनल जूस जो होता है ऑलमोस्ट क्या करता है, ये सभी बाइल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, पेनक्रियाज से, लीवर से, सभी तरह से क्या हो रहा है, इंजाइम का सिक्रेशन हो रहा है, और इसके बाद यहाँ पे सभी तरह से डाइजेशन भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे आता है, उसको बोलते हैं विली, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विली आता है, तो विली का फंक्शंस क्या होता है, विली जो प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये किसी भी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट को यहाँ से क्या करता है, एब्जर्व कर लेता है और एब्जर्व करके ऊपर भेज देता है ब्लड की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो एब्जर्व हो गया ये ऊपर चल गया, ठीक है, लेकिन जो नहीं एब्जर्व हुआ ये क्या बन गया, अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट। तो ये वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन तरफ आ जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से फाइनली क्या होता है, ये वाटर मैक्सिमम एब्जर्व होता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे वाटर का एब्जर्व ज़्यादा बचता है, तो बचता क्या, वेस्ट प्रोडक्ट। अब वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है इसको बोलते हैं रिक्टम, ठीक है, जो रिक्टम में टेम्प्रोरी कुछ समय के लिए स्टोर होता है, और उसके बाद एनस से होते हुए क्या होता है, बाहर हो जाता है, ठीक। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में। अब यहाँ पे देखो, एक दिख रहा है कार्निवोर्स और दूसरा दिख रहा है ओमनिवोर्स, ठीक है। ओमनिवोर्स नहीं होगा, यहाँ पे हर्बीवोर्स होगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखेगा। ओमनिवोर्स और हर्बीवोर्स ये इसलिए है क्योंकि कार्निवोर्स क्या करता है, मांस को खाता है, और हर्बीवोर्स क्या खाता है, घास को खाता है। तो यहाँ पे आता क्या है, सेलुलोज, ठीक है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करना इजी नहीं होता है, तो इसलिए जो हर्बीवोर्स का एनिमल होगा उसका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा, सबसे बड़ा होगा इन कंपेरिजन टू किससे, तो कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या खाता है, मांस को खाता है, मीट मछली, जो कि बहुत इजी से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन किसका बड़ा होता है, तो ये हर्बीवोर्स का होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन में सबसे पहला हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है ये अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर जाता है। लेकिन पौधा के केस में क्या होता है, CO2 जो रहता है ये पेड़ के अंदर जाता है और ऑक्सीजन वहाँ से बाहर जाता है, दोनों का साइट अलग है, ठीक है। यहाँ पे जो ये चीज़ प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन का अंदर आना और CO2 का बाहर जाना, ये कहाँ पे होता है, तो एल्वियली में होता है। किसके है, ये लंग्स है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के विषय में। अगर पौधा में होगा तो वो कहाँ पे होगा, स्टोमाटा में होगा, ठीक है, स्टोमाटा में होगा, ठीक है। तो उसके विषय में वहाँ पे देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे कंप्लीट इसको देखते हैं, ठीक। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिस्पायरेशन। अब यहाँ पे रिस्पायरेशन के बाद आता है, कोई कहलाता है एरोबिक रिस्पायरेशन और कोई कहलाता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन का मतलब होता है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन का मतलब होता है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला बोलता है एक टेबल है जो ग्लूकोज को तोड़ने के काम करता है। तो ग्लूकोज टूटता किस में है, ये पायरूवेट में टूटता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये पायरूवेट जो होता है ये अगेन किस में कन्वर्ट होता है,
इथानॉल CO2 और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कहाँ पे? तो ये ईस्ट में होता है। ठीक, ध्यान से देखो, ईस्ट में कब होता है? जब ऑक्सीजन यहाँ पे अब्सेंट है, तो उस कंडीशन में पायरुवेट जो होता है ये इथानॉल CO2 और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद अगर मसल सेल्स, ये मसल सेल्स है हम लोग का, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन अब्सेंट है, नहीं पहुँच रहा है, तो इस कंडीशंस में क्या होगा? ये पायरुवेट जो होता है ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वहीं देखेगा तो ये पायरुवेट जो होता है ये CO2 और वाटर प्लस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कब? जब यहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है उस समय। ठीक है, तो कहाँ पे? ये माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे। तो इसको जहाँ पे ऑक्सीजन मिला इसको बोलेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन, और जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिला ये दोनों को तो इसको बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब ध्यान से देखो, एक कंडीशन आता है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होता है और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होता है, ये रिस्पायरेशन का इन लोग का प्रोसेस अलग क्यों होता है? तो ध्यान से देखो, जो जमीन पे रहता है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को ले लेता है, लेकिन जो पानी में रहता है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से नहीं ले पाता है। तो उस कंडीशंस में जो पानी वाला होता है ये किससे लेता है? ये H2O से लेता है। ठीक है, H2O कैसा होता है? लिक्विड होता है। जैसे कि बात कर ले मछली का, ठीक है, तो वो गिल्स में भेजता है और गिल्स जो होता है उसको H2+O2 में कन्वर्ट करता है और इसके बाद ऑक्सीजन को लेने के काम करता है। तो यहाँ पे रिस्पायरेशंस में यही था, और इसके बाद नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशंस में। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये भी बहुत छोटा है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब होता क्या? कोई भी वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन में ध्यान से देखेगा तो यहाँ पे ये दिख रहा है किडनी। ठीक है, सबसे पहला सवाल आता है कि ह्यूमन बींग्स में कितना किडनी होता है? तो 2 किडनी होता है। ठीक है, एक एक 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद यूरेटर कितना होता है? तो एक इधर 2 हो गया। और यूरिनरी ब्लाडर कितना होता है? तो 1 होता है। और यूरेथ्रा कितना होता है? तो ये 1 होता है। ठीक, अब देखो ये किडनी जो होता है यहाँ पे ब्लड है। ठीक है, और इस ब्लड में क्या रहता है? तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होता है। ठीक है, ब्लड में जो प्रेजेंट होता है यूरिया या फिर यूरिक एसिड, यहाँ पे लिखा हुआ है यूरिया या यूरिक एसिड, तो ये जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स ब्लड में होता है, तो इस ब्लड से नाइट्रोजिनस कंपाउंड को बाहर करने का जो प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता कौन है? तो ध्यान से देखो, नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन्स का डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है? ये फिल्ट्रेशन को आगे बढ़ाता है, ब्लड को फिल्ट्रेट करने में मदद करता है, और इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म हो जाता है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट जो है ये ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझना लगभग सबसे हार्ड टॉपिक है। ठीक है, देखो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहला कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का रोल प्ले कौन करता है? तो ध्यान से देखो, इस तरह से ये ब्लड होता है। अब ब्लड एक ही होता है, अब इस ब्लड में इधर से O2 का भी आना है और CO2 का भी जाना है। फूड को भी इसी में ट्रैवल करना है, सॉल्ट को भी इसी में ट्रैवल करना है, वेस्ट मटेरियल यूजफुल प्रोडक्ट हो या अनयूजफुल प्रोडक्ट हो, सभी को इसी में ट्रैवल करना है। अब समस्या क्या आता है इसको देखो, तो ध्यान से देखो, ब्लड जो होता है ये फॉर्मेशन इसका 4 चीज़ से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन का सवाल है नहीं इसको, लेकिन ध्यान रख लेगा। अब देखो इसके अंदर होता है प्लाज्मा, RBC, प्लेटलेट्स, ये सभी होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होता है ये क्या करता है? ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, सॉल्ट को, और ध्यान से देखेगा CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। वहीं देखेगा RBC जो होता है ये O2 को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। अब देखो प्लेटलेट्स जो होता है इसका मेन फंक्शन होता है, अगर बाय चांस किसी चोट से उंगली में चोट लग जाए या फिर हाथ में चोट लग जाए और यहाँ से ब्लड आने लगता है, तो इस ब्लड को रोकने का जो काम करता है वो किसकी वजह से होता है? तो प्लेटलेट्स की वजह से। ये बना क्या रहता है? ब्लड क्लोट। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर वाला जो होता है। इसके बाद देखो यहाँ पे आता है लिम्फ। लिम्फ का दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं टिश्यू फ्लड, और ये होता कैसे? कलरलेस होता है और इसमें बहुत कम प्रोटीन होता है। ठीक, अब यहाँ पे आता है बहुत बड़ा डिफरेंस, एक आर्टरी और वेन। ठीक है, दोनों में अंतर क्या होता है? तो आर्टरी जो होता है ये हाथ से ब्लड के पूरा बॉडी तक ले जाने के काम करता है, और पूरा बॉडी से ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने के काम कौन करता है? तो वेन करता है।
अब इसके बाद देखिएगा वाल्व्स, ठीक है। वाल्व्स जो होता है ये एक बार ब्लड यहाँ तक चला गया तो इसको बैक फ्लो होने से रोकने के काम करता है, ठीक है, वाल्व्स का फंक्शंस। इसके बाद देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है ये ब्लड में कब कंबाइन होता है, तो लंग्स जो होता है यहीं पे आता है, कौन सा, तो ध्यान से देखो ये लंग्स है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, CO2 वाला ब्लड आएगा पूरा बॉडी से। अब यहाँ पे CO2 वाला ब्लड आया तो CO2 लंग्स से क्या होता है, बाहर हो जाता है, और यहीं पे ऑक्सीजन जो होता है ये ब्लड के साथ कंबाइन कर जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जब कंबाइन करता है तो देखो नेक्स्ट प्रोसेस, यहाँ पे एक में दिख रहा है 4 चैम्बर का हार्ट, एक में होता है 2 चैम्बर का, एक में 3 चैम्बर का, ये क्यों होता है, तो ध्यान से देखो। उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं डायग्राम में, देखो हार्ट का जो डायग्राम है ये 4 चैम्बर का हार्ट क्यों होता है ह्यूमन बींग्स में। ऐसा 4 चैम्बर का हार्ट इसलिए बना दिया जाता है ताकि एक वाला दूसरे से मिक्स ना हो जाए, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ से समझो ये लेफ्ट अट्रिया जो होता है, ठीक है, ये कैसा ब्लड को रिसीव करता है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट अट्रिया से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और इसके बाद पूरा बॉडी में ट्रेवल करता है, ठीक है। वहीं देखेगा तो इधर से राइट अट्रिया है, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद इसको कहाँ पे जाना पड़ता है, यहाँ पे लंग्स में जाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को इसको क्या करना है, यहाँ से बाहर करना है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है, उसके बाद ये पूरा बॉडी में ट्रेवल करने के काम करता है। तो ये था यहाँ पे ह्यूमन हार्ट का फंक्शंस। अब इसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो डायग्राम है इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, CO2 और O2 का, जो कि LVLV हम लोग बेसिकली देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखो ये कहता है ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये है पल्मोनरी वेन, ये है वेना केवा, ये है अवोटा। ध्यान से देखो ये जो है पूरा बॉडी से क्या करेगा, ब्लड को ले जाएगा और वेना केवा से होते हुए कहाँ पे पहुँचाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से फाइनली कहाँ पे, लंग्स में पहुँचाएगा, ठीक है। पर पल्मोनरी वेन जो होता है ये लंग्स से ले जाएगा और अवोटा से होते हुए पूरा बॉडी में पहुँचाने के काम करेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है ये 4 चैम्बर, 3 चैम्बर, 2 चैम्बर हार्ट वाला, ठीक है। 4 चैम्बर का मतलब ये था कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है, मिक्स नहीं करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब बॉडी में एनर्जी का ज़रूरत होता है तो ये क्या करता है, अपना बॉडी को टेम्परेचर को खुद से रेगुलेट कर लेता है, इसके लिए होता है, ठीक। अब 3 चैम्बर वाला जो होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 अट्रिया होता है, एक वेंट्रिकल होता है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड वाला डीऑक्सीजनेटेड के साथ मिक्स हो जाता है तो उतना कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि ये अपना टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट कर सकता है, ये इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कर लेता है, ठीक। अब इसके बाद देखेगा 2 चैम्बर, तो 2 चैम्बर में एक अट्रिया होता है, एक वेंट्रिकल होता है। अब एक बार हार्ट से ब्लड निकल जाता है, ठीक है, तो ये दोबारा फिर वापस नहीं आता, यानी कि कहाँ पे ऑक्सीजन इसको मिलता है, लंग्स में, और लंग्स के में मिलने के बाद वापस आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस में वापस नहीं आता है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या है, सिंगल सर्कुलेशन, जो दोबारा हार्ट में नहीं आता है, और जो दोबारा हार्ट में आता है ऑक्सीजन लेने के बाद इसको बोलते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन। अब इसके बाद देखेगा तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है फिश, मछली का बात, ठीक है, जो डबल सर्कुलेशन के अंदर आता है। 4 चैम्बर हार्ट वाला जो होता है इसके अंदर कौन आएगा, ह्यूमन बींग्स सब आ जाएगा। तो सिंगल सर्कुलेशन जो है यहाँ पे मछली जो होता है ये माउथ में पानी को ले जाता है और इसके बाद गिल्स में ले जाता है, और वहाँ पे जो H2O होता है वो लिक्विड से कन्वर्ट किस में हो जाता है, ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है H2O2 में, और इसके बाद वापस हार्ट में नहीं आता है, वहीं से क्या होता है पूरा बॉडी में ट्रेवल कर जाता है।